जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। और इस वीडियो में आप सबके लिए MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर 3 का नोट्स वाला वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि हम जो आपको नोट्स बताए हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर नहीं ला सकते। तो पहले नोट्स वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ज्योग्राफी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का नोट्स वाला वीडियो देख सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, क्यूज वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है। जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है या अदर बोर्ड से रहता है, वो सारा का सारा वहीं पे बताया जाता है। तो जिसका भी लिंक हम टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चैप्टर 3 का टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और उस पर क्लिक करने के बाद अब नीचे दिखेगा तो ऑनलाइन टेस्ट दिखाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट का आपको टेस्ट अवेलेबल किया गया है। तो जाके प्लीज एक बार जाके दे सकते हैं। अगर पेड ग्रुप की बात करें, जो बच्चा ज्वाइन करता है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये फीचर होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, मतलब A to Z आपको आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। और बाहर से आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होगा अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कितना रुपया लगेगा वो हम आपको फोन पे बता देंगे कि कितना रुपया लगेगा, ठीक है, ज्वाइन करने का। अब चलिए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नोट्स अगर नहीं देखते हैं और चैप्टर 3 का नोट्स अगर आप नहीं देखते हैं अच्छा से, तो आपको हम ये 100% कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। और वहीं अगर आप नोट्स देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में आपको 100% मजा के साथ आपको समझ में आएगा। तो पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आप नोट्स वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये हम आपको 100% उम्मीद दिलाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर में क्या करा है कि आयु संरचना से आप क्या समझते हैं। आयु संरचना समझते हैं, जैसे आयु की बात करें, ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि आयु क्या होता है। तो हम इसे एज के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे वो होता है 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 से लेके 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, जो भी ये होता है, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो होता है एज होता है। क्या होता है? एज होता है। तो अगर आप कभी देखे होंगे तो 15 से जो 25 साल का होता है, 30 साल का होता है, 35 साल का होता है, यहाँ तक कि 40 साल का भी जो होता है, या 60 साल तक के कह सकते हैं, जो एज के जो आदमी होते हैं, इसे क्या कहता है? युवा कहा जाता है। क्या? युवा एज को कहा जाता है। और ये जो क्या है, ये देश के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान उन्हीं का है। किसका? जो 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 40 साल का है, वो क्या करते हैं? देश को वृद्धि करने में सबसे ज्यादा सहयोग करते थे। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एज क्या होता है, समझ में आ गया ना। और वही बात करें 70 साल, 80 साल का जो एज हो जाता है, वो क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जो कि 90% कर सकते हैं, 10% खुद से भी काम करते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं अच्छी तरह से क्या लिखा है। आयु संरचना किसी भी देश की जनसंख्या का एक आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना क्या है? जैसे मान लीजिए अभी हम जस्ट आपको बोले हैं कि 0 से लेके क्या होता है, 70 साल तक का एज होता है। और जहां पर मान लीजिए 15 से लेके 60 साल का जहां पर एज है, या 59 साल कर सकते हैं, ये जो एज जहां भी है, जिस भी देश में है, वो देश क्या है? सबसे ज्यादा विकसित है, ठीक है। इसे आयु वर्ग के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। आयु वर्ग के कैटेगरी में क्या किया जाता है? इसे दर्शाया गया है। जैसे कह सकते हैं, जो अभी जन्म लिया है, कोई 5 दिन बाद जन्म लिया तो 5 दिन हो गया, कोई 50 साल पहले हो गया, 50 साल का हो गया, या 20 साल का हो गया, तो ये क्या है? ये प्रदर्शित किया जाता है।
अर्थात दूसरे शब्द में कह सकते हैं किसी देश की जनसंख्या में बच्चे, युवा एवं वृद्ध की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। और अभी हम जस्ट आपको बोले हैं कि जनसंख्या का मतलब सिर्फ और सिर्फ है बच्चा, युवा और वृद्धा, जो कि एक कह सकते हैं जो छोटा छोटा बच्चा होता है जो खेलने का उम्र होता है, और एक ऐसा उम्र होता है जो जहां पर फैमिली संभालने की बात होती है, पैसा कमाने का होता है, और एक होता है वृद्धावस्था, जिसे कह सकते हैं जीवन काटना कह सकते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काटना सिर्फ कह सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो अपने पुत्र या पुत्री पे डिपेंड करते हैं। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल के सबसे ज्यादा अच्छे से हम आपको समझाए हैं, और 100% मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि जनसंख्या क्या है? अरे भाई, जनसंख्या क्या है? देश में निश्चित होगा, कोई लोग रहता होगा, उसी की जनसंख्या कहता होगा। यहाँ पर देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, ठीक है, ये जगह है। जैसे मान लीजिए भारत का ही बात करते हैं, भारत को हमको नक्शा नहीं आता पारने, ठीक है, बट हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ले सकते हैं कि ये देश है, राइट, और इसमें लोग रहता है, यहाँ पर आया, यहाँ पर ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर आता, तो इसी को ना हम जनसंख्या कहेंगे। जहां पर हम निवास करते हैं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम निवास करते हैं, उसी को हम जनसंख्या कहते हैं। तो सीधी से शब्द में आपका उत्तर निकल के आ गया, राइट। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? अरे भाई, जैसे मान लीजिए 5 जनसंख्या है, 10 जनसंख्या हो गया, तो यही तो जनसंख्या वृद्धि है। कोई समय था जैसे 5 साल पहले या 10 साल पहले, 10 साल पहले जो जनसंख्या होगा 50 जनसंख्या होगा, लेकिन अब जो है 500 जनसंख्या हो गया। तो क्या हो रहा है? ये जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में भी समझते हैं अच्छे से, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक निश्चित अवधि में एक टाइम होता है, एक पीछे वाला जो टाइम था, एक निश्चित पीरियड था, ठीक है, में जनसंख्या में जो बदलाव आता है। मान लीजिए पहले जो था 1970 के 1970 में देख लीजिए, 1999 में देख लीजिए, उस समय जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम थी। लेकिन अभी जो देखिए 2023 आ गया है, 2024 आएगा, तो क्या इसमें जनसंख्या बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो बोलिएगा सर अभी तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है, जो कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये तो जनसंख्या बढ़ रहा है ना। तो एक निश्चित समय में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सीधी शब्दों में बोलिएगा, अगर अगर एक आपसे प्रश्न पूछा लिया जाए कि हम अगर आपको मतलब आप उत्तर दीजिएगा, तो कैसे उत्तर दे सकते हैं? देखिए, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि जनसंख्या वृद्धि कथी हो रे बउआ, तो आप बोलिएगा चाचा या पापा, कोई भी रहेगा, पापा जी हम पहले जमाना में जो रहू तू है, तो कितने आदमी रहो? 500 रहल हो या 800 रहल हो तो, लेकिन अभी देखो तो कितने आदमी है? 1000, 1500 है। तो ये की हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। अपने भाषा में बोल के उसे समझा सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, ये आपके 2 ही नंबर प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। लिंगानुपात से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक न एक प्रश्न पूछता है, तो पूछता है, ठीक है। तो लिंगानुपात क्या है, इसका सूत्र भी आता है, ये जो हम आपको नोट्स में बता दिए हुए हैं। सूत्र जो है हम आपको नोट्स में समझा दिए हैं, ये चैप्टर 2 या 3 में ही हम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर दे रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की कुल संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है, क्या है? ये पूरा क्षेत्र है, और ये मान लीजिए भारत ही है। मान लीजिए मुझे चित्र नहीं आता है, पहले ही बता दिए है, ये भारत है, राइट, क्या है? भारत है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 1000 पुरुष है, यहाँ पर क्या है? 1000 पुरुष है, तो यहाँ पर कितनी महिला होनी चाहिए? 1020, 1040 या 900 या 930 या 720। तो इस तरह से जो कहा जाता है, ये पुरुषों पर डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए 1000 पुरुष है तो 800 महिला होगा तो घटा है। अगर 1000 पुरुष है और 1000 महिला है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, अभी तक तो देखा नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे के प्रश्न को डील करते हैं अच्छे तरह से। और यहाँ पर जैसे कुछ दिया गया है, जैसे में यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर अर्थात मत लिखिएगा, जैसे लिख लीजिएगा। कुल जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों के लिंगानुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न अगर आप चाहे तो कहीं भी अगर जाइएगा, जैसे बीए में अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स लेते हैं, या बीए में सब्सिडी ऑनर्स लेते, सब्सिडी रहेगा ज्योग्राफी का, ये प्रश्न बाय द वे आ सकता है। कहा जा रहा है कि भारत में 2011 के लिंगानुपात में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या कितनी थी? 943 थी। कितनी थी? 943 या 940 कर सकते हैं, इतना इतना के आसपास में
ठीक ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा डाउट लग रहा है, बट हम कहीं से ये थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लगा है, लेकिन अगर आप सजेस्ट कीजिएगा तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा। यहाँ प्रकार है कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। क्या ये सही है? तो अगर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। मुझे बहुत डाउट है, जो कि हम पहले कुछ दिन पहले जैसे मान लीजिए ये 2022 23 के लिए पढ़ाए हुए थे, तो ये शायद सही था उस समय। बट अभी क्या है, वर्तमान में घटा है या बढ़ा है, तो इसके बारे में आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये प्रश्न आपके लिए 5 नंबर है और 100% इसे आप याद कर ही लीजिएगा। यहाँ प्रकार है 5 नंबर में कि जनसंख्या का विश्व वितरण प्रारूप का प्रकाश तुम प्रारूप पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। बिल्कुल, हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि ये जनसंख्या, ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पर 1 लोग है, 2 लोग है, 3 लोग है, इसी प्रकार का हजारों लोग है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे, ठीक है। जहां पर निवास करता है लोग, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। लेकिन जनसंख्या का वितरण सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होता है। मान लीजिए ये क्षेत्र है और ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है। यहाँ पर 5 आदमी रह रहा है, यहाँ पर 10 आदमी रह रहा है, यहाँ पर 2 आदमी रह रहा है। क्या यह तीनों के तीनों समान है? तो बिल्कुल सर, ये सर बोलिएगा कैसे समान हो सका है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो सत्तर क्या है? अंतर है। सत्तर अलग अलग है, यहाँ पर सब में कुछ न कुछ अंतर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, जनसंख्या वितरण कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है, जो कि हम अभी बता ही दिए। इस तरह साधारण सघनता और विरलता जनसंख्या के आधार पर विश्व जनसंख्या के 4 भागों में बांटा गया है। मतलब कि जो विश्व जनसंख्या जो है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में टोटल बांटा गया है। सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी है। तो हम सबसे पहले प्रथम श्रेणी को समझते हैं, क्या करा है। तो प्रथम श्रेणी का प्रारूप क्या है? प्रथम श्रेणी के प्रारूप, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, जैसे मान ले सकते हैं यहाँ पर आप किसे मान लीजिए, हाँ, बड़ा बड़ा देश जैसे एशिया महादेश हो गया, अफ्रीका महादेश हो गया, या जो भी हो, ये 4 जितने भी हैं, ये मान लीजिए एशिया महादेश मान लीजिए ना, एशिया महादेश मान लीजिएगा तो हो सकता है, राइट। बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर। इसे जनसंख्या का बृहद क्षेत्र कहा जाता है। इस समूह में पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप इत्यादि, ये सभी के सभी इसमें आते हैं प्रथम श्रेणी में। या तो इसमें महाशक्ति को ले सकते हैं, जो बड़ा बड़ा जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी में क्या कहा जा रहा है कि इस श्रेणी में जनसंख्या घनत्व मध्यम होता है। जैसे मान सकते हैं ये हाईएस्ट हो गया और ये हो गया आपका मिडिल हो गया, मिडिल हो गया, सॉरी मिडिल क्या एम से होगा, मिडिल होगा, और एक हो गया लोअर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मिडिल में होता है, एकदम कह सकते हैं मध्यम में होता है, एकदम बराबर होता है, क्योंकि यह क्षेत्र मानवीय दशाओं के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, चीन, ब्राजील आदि देश आते हैं। मतलब मिडिल में जो आते हैं, जो मध्य वर्गीय में आते हैं, वो कौन कौन से देश आते हैं? तो पुर्तगाली आते हैं, फ्रांस आते हैं, इटली आते हैं, चीन आते हैं और ब्राजील आते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे में कह रहा है कि तृतीय श्रेणी का प्रारूप, तृतीय श्रेणी का प्रारूप क्या कर रहा है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है तृतीय श्रेणी में, इसमें जनसंख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यही क्षेत्र है, और यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ हमेशा बुखार वगैरह कुछ न कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर भूकंप हो गया, और क्या कर सकते हैं, या भूकंप तो ही गया, आंधी तूफान मान लीजिए, हमेशा बाढ़ आना, तो क्या क्या यहाँ पर मानव रहेगा? तो बोलेगा सर क्यों यहाँ पर रहेगा? जहाँ का प्राकृतिक ही खराब है, जलवायु खराब है, भूकंप आ रहा है, क्या बाढ़ आ जा रहा है, तो इसके कारण मानव क्या होगा? नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत पहाड़ी और पठारी क्षेत्र दोनों आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चतुर्थ श्रेणी का स्वरूप, यह जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। विहीन मतलब समझते हैं, जहां पर रहने योग्य ही नहीं है। इसके अंतर्गत अत्यंत ठंडा क्षेत्र आते हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र और पर्वतों का शिखर, जैसे हिमालय पर्वत हो गया। क्या यहाँ पर रहना पसंद करेंगे लोग? तो बिल्कुल सही नहीं। कश्मीर जैसे है, कश्मीर में भी देखिएगा, तो क्या ये बर्फीला जगह है? क्या है? बर्फीला जगह है। और कश्मीर के जो अंदर होता है, जहां पर फौजी साहब से रहते हैं,
तो उसे सुनिएगा तब माइनस में हमेशा रहता है। क्या रहता है? माइनस में हमेशा टेम्परेचर है। अभी कितना में हम सब रह रहे हैं? जैसे अभी देखिएगा, अभी धूप है बहुत अभी, तो गर्मी का मौसम है तो 43 तक पार कर, सॉरी 43 नहीं, 37 तक अभी पार कर जाता है। अभी कुछ दिन पहले 40 पार कर गया हुआ था। कितना? 40 पार कर गया हुआ था टेम्परेचर, जो कि पेड़ के कारण ऐसा हो रहा है। राइट। फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम श्रेणी में ये क्या है, तो इसमें बड़े बड़े जगह आते हैं, जैसे ऐसे हमारे से पूर्वी सब आ गए हैं। द्वितीय में जो हो गया आपका इटली, फ्रांस, ब्राजील, ये सब, भारत भी ले सकते हैं। तृतीय में जो आ गया ऐसा जो निवास करने योग्य है, यहाँ पर मानव रह सकता है, नहीं रह सकता है, कहा जाता है नहीं रह सकता है। और चतुर्थ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मानव रहने के लिए अच्छा ही नहीं है, वहां पर बहुत ही ज्यादा शिखर वगैरह ये सब है, इसके कारण नहीं रह सकता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया है। हम 5 नंबर फिर से बता देते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं MVVI से कम नहीं है, तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या करें कि आयु लिंक पिरामिड है। पिरामिड का एक अर्थ आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, आपने घंटी का आकार देखा होगा, आपने देखा है त्रिभुज का आकार देखा होगा, आपने एक और भी देखा होगा, हाँ, घंटी, घंटी और किसका देखे, त्रिभुज का आकार देखे हुए थे, जो कि हम चैप्टर 3 में आपको बताए हुए थे कि किस तरह से, जहां पर मान लीजिए ऐसे रहता है त्रिभुज का आकार है, तो यहाँ पर जनसंख्या, जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर क्या है, बहुत ही कम है, तो ये क्या आएगा, त्रिभुज के आकार में आएगा। तो ये हम आपको समझाए हुए हैं, ये पिरामिड से ही संबंधित है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर को देखते हैं। तो किसी देश की जनसंख्या का आयु और लिंग के संरचना के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए जिस विशेष प्रकार की रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है, जैसे त्रिभुज हो गया, घंटी के आकार का हो गया, जैसे इसे होता है, इस प्रकार का जहां पर जनसंख्या और दोनों अथी होता है, उसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। इसमें लंबवत ध्रुवाधर रेखा पर आयु समूह तथा क्षैतिज रेखा पर महिला और पुरुष के प्रतिशत को व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक देखिए, ये त्रिभुज का जो आकार है ना, इसी के आकार पे आप समझ सकते हैं, ज्यादा इस पर नहीं ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं किसी देश में, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर ले सकते हैं अभी जैसे बांग्लादेश बताए हुए थे, यहाँ पर त्रिभुज आकार है, कहीं घंटी पे आकार है, तो सबका अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा खास कर इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स में जाके चैप्टर 3 के नोट्स जब समझा है, तो वहां से आप इसका अच्छे से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी कह सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, जहां से साक्षरता पूछ लिया, साक्षरता और लिंगानुपात और जनगणना, ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके 100% में से एक न एक प्रश्न आएगा तो आएगा। ठीक है, साक्षरता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? देखिए साक्षरता क्या है, साक्षरता का सबसे पहले अर्थ समझते हैं क्या होता है। तो देखिए साक्षरता का जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो पढ़ा लिखा, कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है या नहीं है, साक्षरता का सीधा सीधा यही अर्थ है। और इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, अर्थ साक्षरता जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और हम भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे और हो, तो उसको प्रभावित करने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में सर समझना है। तो उत्तर में देखिए क्या कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसार यहाँ पर सबसे अधिक, यहाँ पर सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिखा, ये लिख या पढ़ सकता है, साक्षरता कहलाता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले समझिए कि साक्षरता क्या होता है। तो साक्षरता का सीधा सीधा अर्थ आप लगा सकते हैं, वैसे व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है और वो किसी भी एज में हो, वो किसी, चाहे बुढ़ापा एज हो या जवानी वाला एज हो, जो भी एज हो, और उस एज में वो चाहता है कि हम पढ़े, और तब वो क्या कहला सकता है, साक्षरता कहला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो समझ आ गया। आगे चले, साक्षरता को जो प्रभावित करते हैं, इसको क्या क्या, इसका क्या क्या कारण है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अर्थव्यवस्था के आधार पर, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिकली। तो देखिए जिस अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता होती है, वहां शिक्षा का स्तर निम्न होता है। बिल्कुल, जहां पर मान लीजिए जो व्यक्ति, जैसे आपके दादा परदादा जो है क्या करते थे, कृषि करते थे, तो वहां पर अगर गांव में सोचिएगा, तो अगर कहिएगा कि 10th, यहाँ तक कि BA के मान लेते, हाईएस्ट BA मान लेते, तो BA जो, अगर आप, जो आप दादा परदादा जो होंगे वो सबसे पूछिएगा,
तो गांव में एक या दो आदमी कर लिया हुआ होगा वही बहुत है। क्या होगा? एक से दो आदमी कर लिया होगा वो बहुत है। लेकिन अभी ये 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 या 24 की बात कर लीजिए। तो ये जो वर्तमान में क्या है, अगर अभी पूछेगा कि बीए कौन कौन किया है, तो गांव में आपको 20 ओवर निकल जाएगा, 10 ओवर निकल सकता है। लेकिन उस समय एक भी निकलना मुश्किल था। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि कृषि आधारित व्यवस्था थी। ठीक है? जिसके विपरीत अन्य अर्थव्यवस्था में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है? बाकी समय ऊंचा होता है। जीवन स्तर, जीवन स्तर में क्या कर सकते हैं, जिस देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है वहां साक्षरता अधिक होती है। जीवन स्तर मतलब कि सोचने की शक्ति जो होती है वो बहुत अच्छा होता है कि हमें ये करना है, वो करना है, हमें पढ़ लिख कर आईएएस वगैरह बनना है। तो क्या होता है, ये साक्षरता की तरफ प्रभावित करता है। तथा जीवन स्तर निम्न होने पर साक्षरता कम हो जाती है। क्या होती है? जीवन स्तर निम्न होने पर क्या होती है? साक्षरता कम होती है। और उसी पे कहिए ये छोड़ न कथी पढ़ाई लिखाई कथी होय छे, पढ़ाई लिखाई करके तो सब घासे चरबै छे, बकरिए चरबै छे। तो ये सोच के क्या हो सकता है, इसमें साक्षरता में कमी आ सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यही सपना रहेगा कि मेरा आईएएस बनना है या पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, डीएसपी बनना है, जो भी जी बनना रहेगा, और वो सपना के साथ हम जीवन स्तर व्यतीत करेंगे, तो ये साक्षरता दर को वृद्धि करेगा। ठीक है? विकास का स्तर, विकास के नाम से भी आपको लग रहा होगा कि विकास के बाद जिस देश में विकास का स्तर ऊंचा होता है, बिल्कुल साक्षरता दर अधिक होती है। वहां मतलब कि जहां पर विकास अधिक होता है वहां पर साक्षरता दर अधिक जरूर होगा। जैसे अमेरिका ले सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है, वहां पर विकास होता ही रहता है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया में क्या है, मशरूम, मशरूम आप समझते हैं ना किसे कहते हैं, नीरा को बोला जाता है। ठीक है ना? मशरूम जो है क्या करता है, वही अंदरे अंदरे खत्म कर रहे हैं। जैसे अभी देखा जाए वर्तमान में जो है हमारे चाचा भतीजा वाला जो खेल खेला जा रहा है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें क्या हो रहा है, ये गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है। अरे अपने राज्य के दो ना नौकरी पहले, तो दूसरा के राज्य के देखना, राइट। तथा निम्न विकास दर वाले देशों में साक्षरता निम्न होती है। ठीक है? यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समाज में महिलाओं की स्थिति है। अब देखिए समाज में साक्षरता का अर्थ है, ये जो साक्षरता है इसका 100% आप निशाना सिर्फ महिला से लगा सकते हैं। किससे? महिला से लगा सकते हैं। और महिला से अगर लगा लेते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। ठीक है? जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। मान लीजिए सही बात है, अगर 1000 पुरुष है, वहां पर 1000 महिला है, तो क्या होगा, ये सामान्य बात है कि वहां की स्त्री की समानता अच्छी है, राइट। और वो अच्छी बात भी है। ठीक है? इसके विपरीत जिस समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती है, मतलब कि खराब होती है, शिक्षा का स्तर कम होता है। मान लीजिए एक स्त्री पढ़ी लिखी है तो वह 5 बच्चों को या 2 बच्चों को पढ़ा सकती है। लेकिन वही पिता जो होता है अपने पुत्र या पुत्री को नहीं पढ़ा पाता। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है ना वो समझता है कि किस तरह से हम झेल रहे हैं। तो वो अपने बेटा को चाहता है कि अपनी बेटी को चाहता है कि पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा सा काबिल आदमी बना दें, ये जरूर सोचती है माँ। लेकिन पिता ऐसा बहुत ही कम, वो अपने क्या करते हैं, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं। पिता सोचता है कि हम अपने पुत्र को सबसे बड़ा से बड़ा सुखी दें। किस चीज के माध्यम से? वो पैसा के माध्यम से दे सकते हैं और किसी के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। कि हाँ, और माँ किसके माध्यम से दे सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। कि हाँ बेटा तुम ऐसे, हम जिस रास्ते से गए तुम ऐसे रास्ते से नहीं जाओ, तुमको कभी रोटी वोटी नहीं बनाना पड़े। इस तरह से बता के प्रेरित करती है माँ। और पिता अपना जो प्रेरित करते हैं सो तो अलग करते हैं कि हम जो बोझ 300 रुपया 400 रुपया रोज कमाते हैं वो तुम 1000 1500 5000 एक दिन के कमाओ। ये मोटिवेशन दे सकते हैं माता पिता का होता है फर्क। ठीक है? बहुत कम प्रश्न है, जल्दी जल्दी निपटा देंगे। देखिए 8 नंबर में क्या करा कि आयु संरचना के महत्व को बताया। संरचना मतलब समझते हैं ना कि कैटेगरी में बता होता है, यही तो समझ सकते हैं। आयु संरचना किसी देश के जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता है, क्योंकि आयु संरचना जनसंख्या के साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। इसका महत्व निम्नलिखित है। बिल्कुल, आयु संरचना से यह पता चलता है कि देश में श्रम शक्ति कितना प्रतिशत है। श्रम मतलब कि मजदूर की जो शक्ति है वो कितना है। आयु संरचना से हमें देश के आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। बिल्कुल, मान लीजिए भारत ये है, भारत है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 15 से लेके 59 ले लेते हैं, 15 से लेके 59 साल के जो एज होते हैं उसमें जो है 5% है। और जो है 0 से लेके 14 साल के जो बच्चा है उसकी जनसंख्या 70% है। और 70 5 75 25% बूढ़ा व्यक्ति है। तो क्या ये देश विकास करेगा? कभी नहीं करेगा। समझ रहे हैं?
तो विकास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है सिर्फ 15 से 59 वर्ष के एज पे, ठीक है। आयु संरचना से अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या के दबाव की जानकारी मिलती है। आयु संरचना से जन्म दर और मृत्यु दर की भी जानकारी मिलती है, दोनों मिलती है। आयु संरचना से यह पता चलता है कि समाज में किस प्रकार के सहयोगी की जरूरत है, मतलब कि समाज में नहीं जानते कि हाँ, एक विधवा महिला है तो उसे सहयोग करना चाहिए। एक ऐसी माता पिता है जिसके पास अपनी बेटी को शादी करने के लिए पैसे नहीं, तो इसको सहयोग करने की जरूरत है। मृत्यु दर, ये जन्म दर, ये दोनों पता चलता है, राइट। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिख सकते हैं कि जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। क्या करा है कि जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सकता है। जनसंख्या का बिल्कुल माप सकते हैं। अरे भाई, एक सीधा शब्द में सोचिए, एक गांव में 500 व्यक्ति है या 600 व्यक्ति, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? घर घर जाके जनगणना के माध्यम से उसे गिनती करेंगे, तो हम उसे माप सकते हैं, राइट, माप सकते हैं ना, बिल्कुल। आगे देखिए क्या करा है। हाँ, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, व्यवसायिक संगठन, लिंग अनुपात, साक्षरता आदि, ये सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम जनसंख्या संगठन को माप सकते हैं, राइट है। मान लीजिए पहले था 900 व्यक्ति, ठीक है, 999, और एक आदमी फिर जन्म हो गया, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। मान लीजिए पहले था 5000 व्यक्ति, 5000 व्यक्ति और 5 आदमी मर गया, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए तो 4995 बचेगा। 5 आदमी ने मरा है, कितना बचेगा, राइट। तो ये जनसंख्या और मृत्यु दर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए एक स्त्री जो थी पढ़ी लिखी थी और वो शादी करके चली गई दूसरे दिन, फिर वहां पर जनसंख्या में कमी आ गई। और ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व मतलब कि 2011 के अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या थी? तो बिहार, जहां पर 1106 थी। कितनी थी? 1106। और पश्चिम बंगाल में 1028। केरल में 860 थी। देखिए केरल जो कि बहुत यूज था, वो भी उसमें कम था, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा था। और कभी कभी पूछा भी गया है कि 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिहार। एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कौन सा है। बिहार है, फटाफट, बहुत अच्छी बात है। अब आप सबको पहले हम टेस्ट देने का बता देते हैं। देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे पैसा नहीं है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, ठीक है। और बहुत बच्चे कहेंगे सर हमको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो इस प्रकार से जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करते हैं, उसके जस्ट नीचे दिखेगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन न्यूज दिखाएगा इस पे, और एक ऑनलाइन टेस्ट दिखा रहा है। सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऊपर वाले लिंक जो कि फर्स्ट में है उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आज क्या पढ़ा है? ज्योग्राफी पढ़ा है। तो अभी आप ज्योग्राफी भी पढ़िएगा, बोलेगा सर मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ज्योग्राफी पे क्लिक करेंगे। फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 3 पढ़ना है, जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जो जो हमसे हुआ है, हम जितना हमसे हो पाया है, हम इतना ऑब्जेक्टिव आपको फ्री में दे दी। जैसे इसमें कितना ऑब्जेक्टिव है तो आप देख सकते हैं कितना है, 20 प्रश्न है, और 20 प्रश्न को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और वहीं पर बात कर लेते हैं कि कोई बच्चा टेस्ट देना चाहता है पूरा सब्जेक्ट का, जाए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्लास 10 दिखाई दे रहा है, क्लास 12 दिखाई दे रहा है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिखाई दे रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए आज ही डाले हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बोल रहे हैं MVVI MCQ क्वेश्चन। अगर हिस्ट्री में दम है तो आप 20 में 15 करके दिखाओ, ये चैलेंज फॉर यू। तो अभी देखिए बच्चे जो है कितने दे पाए हैं, अभी तक जो बच्चे की संख्या 21 दिया है, जो कि अभी 5-10 मिनट ही पहले अपडेट किए, 21 बच्चा दिया है। और देखिए हिस्ट्री चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें देखिए कितने बच्चों ने दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 बच्चों ने दिया है। वही पे बात करें जो चैलेंजिंग वाला एक डाले हुए थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको दम है तो 25 में 20 करके दिखाओ, तो इसमें देख कितने बच्चों ने दिया है। तो इसमें जो है 1041 बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो इसी तरह से आप पूरा का पूरा टेस्ट जितना स्क्रॉल करते जाएंगे ऊपर, आपको देखिए ऑप्शन 2 भी आएगा, ऑप्शन फिर उसके बाद जितना है, ये सभी टेस्ट दे दीजिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। वही बात करें पेड ग्रुप का, तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको 200 रुपए फीस है, ज्यादा नहीं है, 200 रुपए ही है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।